देखेंगे। माइक बंद कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? 112 सर, 112। ठीक है, 112 में। देखिए, संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो देखने को मिलता है बजट के रूप में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक प्रारंभ होता है, क्या बताएंगे? 1 अप्रैल से से 31 मार्च। बिल्कुल, 1 अप्रैल मार्च। से लेके 31 मार्च तक आप क्या रहेगा, वित्तीय वर्ष रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें, वित्तीय वर्ष कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 ध्यान में मार्च रखना है। तक। ठीक है। बजट किस माह में पेश किया जाता है? फरवरी माह में। फरवरी में। ठीक है, फरवरी की आखिरी तिथि तिथि को बजट, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है। रेल सर बजट अब को आम बजट से, ठीक है। सर अब हम्म। तो फर्स्ट फरवरी ना। बजट, हाँ, 1 फरवरी को, सॉरी, 1 फरवरी को आखिरी नहीं, पहली। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग 2017 कर दिया, मतलब? बिल्कुल, ठीक है, 2017 से। 2017 में। ठीक ऐड है। कर दिया गया। ठीक है, रेल बजट को हम्म, आम बजट को एक साथ कब पेश किए जाने लगा, 2017 में। तो अलग कब सोच किया रहे। गया था, तो 1924 के एक वर्ष समिति के सिफारिश पे। ठीक है, बिल्कुल सर। 1924 के एक वर्ष समिति की सिफारिश पे अलग किया गया था, और एक साथ अलग करने के बाद अलग अलग पेश जब किया गया था, 1925 में पहली बार पेश किया गया था। ठीक है। तो जी प्रथम सर। बार रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था, और किसकी सिफारिश पे, तो 1924 में किया गया। तो एक वर्ष समिति के सिफारिश पे। ठीक है। संसद में कितने चरण, बजट कितने चरणों से गुजरता है? 6 चरण से। 6 चरणों से। क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होता है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, साथ में वित्त विधेयक भी क्या होता है, पारित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बजट किसके द्वारा, सामान्यतः बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया। बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति के। वित्त विधेयक को किस प्रकार का धन विधेयक समान, वित्त विधेयक किस प्रकार धन विधेयक के समान है? किस ठीक है, संबंध में? दोनों को लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसे जी राष्ट्रपति सर। की सिफारिश पे ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। जी अनुदान सर। मांगों की विस्तृत जांच कौन करता है? अनुदान मांगों की विस्तृत जांच कौन स्थायी करता है? समिति। स्थायी अस्थाई समिति। समितियां करता है। अनुदान मांग किसकी सिफारिश के लिए रखे जाते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के सिफारिश के लिए क्या होते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब चलेंगे आगे, बताना है आपको। ठीक है, ऐसे हुए जो भारत के संचित निधि पर भारित है, ठीक है, संसद में मतदान के लिए रखे नहीं जाएंगे। ठीक है, यह उक्ति किस संबंध में है? 113। अनुच्छेद 113, मतलब ऐसी वे जो भारत के संचित निधि पे भारित है, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। यह व्यक्ति किससे संबंधित है? अनुच्छेद 113 से संबंधित है। ठीक है। अनुदान मांगों कहाँ रखा जाता है? तो लोकसभा के लोकसभा के समक्ष। समक्ष। ठीक है, अनुदान मांगों को क्या करते हैं, रखते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अनुदान मांगों पर, ठीक है, कटौती का प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। कितने प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं? कटौती प्रस्ताव की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? नीति कटौती। नीति कटौती मात्र 1 रुपए की होती है। ठीक है। सांकेतिक कटौती की बात करेंगे, 100 रुपए की होती है। एक कटौती और भी होती है, आर्थिक कटौती। कैसी होती है? आर्थिक कटौती। नीति कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। ठीक है। सांकेतिक कटौती कितने की होती है? 100 रुपये सौ की। रुपए के। ठीक है। विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया, किसमें किया गया? विनियोग विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? 114 में। 114 में। ठीक है, विनियोग विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया? 114 में। ठीक है, ध्यान 114 रखेंगे। में। ठीक है। संचित निधि से कोई धन कैसे लिखाया जा सकता है, क्या बताएंगे? संसद विनियोग विधि द्वारा। राष्ट्रपति। विनियोग विधि। विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से कोई धन को निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक पारित होने की प्रक्रिया कैसे होती है? धन विधेयक के धन समान। विधेयक। बिल्कुल, धन विधेयक के समान होती है। ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित हुए की बात करें, अनुच्छेद किस पे? भारत की संचित निधि पर भारित हुए अनुच्छेद किसमें है? 112 के सब क्लोज 3 में है। ठीक है। आप देखें क्या क्या होता है, तो देखिए, भारत के संचित निधि पे भारित हुए कौन कौन से है, जरा उसको समझिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे पहले राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन एवं भत्ते एवं अन्य हुए। ठीक है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे है, जिसके अंतर्गत ब्याज उधार इत्यादि, मतलब किसी देश से भी उधार वगैरह ले चुका, सबके सब संचित निधि पे आएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भी संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पेंशन, सैलरी नहीं, ठीक है, पेंशन। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, स्टेट के कोष से। ठीक है, लेकिन पेंशन कहाँ से मिलेगा? भारत से। अब ध्यान रखेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा के वेतन एवं पेंशन किसी न्यायालय या फिर माध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिग्री, पंचायत के लिए अपेक्षित राशियां जो होगी वो भी दिए जाएंगे। कोई अन्य वे जो कि संविधान द्वारा, संसद द्वारा भारित घोषित किया जाता है, ठीक है, सारे के सारे संचित निधि पे क्या होंगे? भारित होंगे। ठीक है।
ध्यान में रखिएगा। अब भारत की संचित निधि पर भारित हुए किसमें है, तो 112 का सब क्लोज 3 में है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आगे चलेंगे, किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है। चलिए आप देखें क्या है, अनुपूरक, अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान संविधान के कहा वर्णित किया गया है। 115। अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान की बात करेंगे, कहा वर्णित किया गया 115 में, ठीक है। अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य है, अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य है, जब विनियोग विधेयक के अधीन, ठीक है, स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है, तो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या फिर अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य है, किसी विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है। जैसे मान लीजिए 2024 में बजट प्रस्तुत हुआ, 2024 में बजट प्रस्तुत है, 2000 अगला बजट 2025 में प्रस्तुत होगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का हमने इसमें 2024 में बजट प्रस्तुत किया, 2025 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हमने इसमें रख दिया, चलो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार को दिया, तो इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती, खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम सरकार को 200 करोड़ रुपया और चाहिए, ठीक है, 200 करोड़ रुपया और चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में पैसा कम गया तो सरकार बीच में पैसा निकालेगी, उसके लिए अनुपूरक अनुदान कैसे कैसे निकाले, कैसे निकाले, किससे पैसा निकालेगी, तो अनुपूरक अनुदान से पैसा निकालेगी, ठीक है। मतलब यही होता है, जब विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा या चाल वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकारत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती हो, तो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, तो राष्ट्रपति और के द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या फिर अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता, उसको बोलते हैं अनुपूरक अनुदान, ठीक है। अधिक अनुदान किसे कहते हैं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा में अनुदानित रकम से ज्यादा धन व्यय हो गया, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिक अनुदान की मांग रखवाती है, उसको अधिक अनुदान करवाते, जो कि अनुपूरक अनुदान ही होता है, ठीक है। अब बताइए, आप देखेंगे लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ये सबके सब कहां पे थे, सबके सब 116 में, ठीक है। लेखानुदान को वोटर अकाउंट कहते हैं, ये सबके सब कहां पे 116 में, ठीक है। लेखानुदान कब पारित किया जाता है, लेखानुदान कब पारित किया, देखेंगे जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो, तो विनियोग विधेयक पारित होने के पूर्व लेखानुदान के लिए लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम धन देता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, संचित निधि से अग्रिम धन दिया जाता है, उसको लेखानुदान कहते हैं। अब देखेंगे प्रत्ययानुदान क्या होता है, तो जब किसी सेवा के अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सका हो, ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदान दे सकती है, उसको बोलते हैं प्रत्ययानुदान कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपवादानुदान क्या होता है, ठीक है, जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और किसी चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं होता, उसको बोलते हैं अपवादानुदान, ठीक है। संसद में प्रश्नकाल क्या होता है, बोलिए संसद में प्रश्नकाल क्या होता है। तो संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा जो होता है ना, प्रश्नकाल से ही मतलब शुरू होता है, ठीक है। प्रश्नकाल का समय सामान्यतः क्या होता है, 11 से 12, ठीक है। 11 बजे से ही मतलब संसद का कार्यकाल शुरू होता है, 11 से 12 जो काल जो होता है प्रश्नकाल, जिसमें क्या पूछे जाएंगे, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और मतलब क्या होता है, उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा क्या कहलाती है, संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए चर्चा सामान्यतः 2 घंटे की होती है, कितने की होती है, 2 घंटे की होती है, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे का होता है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले के प्रश्न उठाए जाते हैं, ये सप्ताह में कम से कम 3 दिन होता है, ठीक है, 2 घंटा की होती है, ठीक है। तारांकित प्रश्न किसे पूछा जाता है, बताइए तारांकित प्रश्न, जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन देखिए से तुरंत चाहता है भाई से उसके आंसर मिल जाए, ठीक है। तो जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत मौखिक उत्तर चाहता है, इसे पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, वह प्रश्न, ठीक है, तारा स्टार लगा देता है, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उसका तुरंत उत्तर भी चाहेगा, और उत्तर कौन देगा, उत्तर देगा संबंधित विभाग से संबंधित मंत्री दे सकता है, और उससे पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, मतलब काउंटर प्रश्न भी उससे पूछा जा सकता है। और तारांकित प्रश्न किसे बोलते हैं, प्रश्न पर तारा या स्टार नहीं लगाया जाता है और इसका उत्तर, ठीक है, लिखित रूप में दिया जाता है, इसे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब लिखित रूप से देगा तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ध्यान में रखेंगे। और तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, ये लिखित रूप से दिया जाता है, और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की मनाही है, ठीक है।
जबकि तारांकित प्रश्न में क्या है, इसमें मतलब क्या होता है, इसमें तुरंत उत्तर दिया जाता है और इसमें काउंटर क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरक प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा, लिखित रूप से दिया जाएगा। ठीक है, आप चलेंगे आगे। अल्प सूचना प्रश्न कौन कहलाते हैं, अल्प सूचना प्रश्न? सूचना पर हो जाएंगे सर वे अल्प प्रश्न जो सूचना के मौखिक। प्रश्न कौन कहलाते हैं, वह प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है, उसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, कितने दिन अल्प का नोटिस सूचना देना प्रश्न पड़ता है अल्प सूचना प्रश्न में? 10 दिन का। 10 दिन। ठीक है, ध्यान रखिए, कम से कम 10 दिन का इसको मतलब क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, आप नोटिस इसे देना ध्यान में रखेंगे। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने प्रश्न किसे कहते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त, ठीक है, प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने प्रश्न ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और साथ में संसदीय क्या होता है, साथ में संसदीय समिति। गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने प्रश्न क्या होता है, देखिए जो मंत्री जो बजट जो प्रस्तुत जो करता है ना, अगर मंत्री अगर किसी बजट को प्रस्तुत कर रहा है तो सरकारी बजट कहलाता है। ठीक है, तो मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको सरकारी प्रश्न कहते हैं। गैर सरकारी अन्य सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, संसद की समिति, संसद की अस्थायी समितियां में कौन सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति कौन है संसद की, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, हो जाते 30। 30। लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने आते हैं, इसमें एक भी नहीं। 0 जीरो आते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सारे सदस्य कहां से होते हैं, तो सारे के सारे सदस्य की बात करेंगे लोकसभा से होते हैं। ठीक लोकसभा है, से। संसद की किस अस्थायी वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते, किसमें होते हैं, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति प्राक्कलन में होते हैं। ठीक है, ध्यान में, किसमें होता है, प्राक्कलन में होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति की स्थापना कब किया गया, किसके अनुशंसा पे किया गया था, किसने सिफारिश की थी, 1950 जॉन मथाई की सिफारिश पर। 1950 में की गई थी, जॉन मथाई के सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, किस समिति को सतत किफायत समिति के रूप में वर्णित किया जाता है, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जाने हेतु, ठीक है, प्रतिवेदन देने का कार्य कौन सी समिति करती है, प्राक्कलन प्राक्कलन समिति। समिति। किस अधिनियम के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति कब अस्तित्व में आई थी पहली बार, 1921 में। 1921 में। वर्तमान में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 गो। 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अस्थायी समितियों का गठन किसके समय अंतराल पे किया जाता है, अस्थायी समितियों का गठन कितने समय अंतराल पे किया जाता है, प्रतिवर्ष सर, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष। सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति 22 सदस्य। 22। 15 लोकसभा, ठीक है, ध्यान 7 में 22। राज्यसभा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विभागीय समिति, विभागीय अस्थायी समितियों का गठन किसकी अनुशंसा पे किया गया, लोकसभा के नियमन समिति। लोकसभा के नियम समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, बताना विभागीय अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है, 24 है। 24 है। ठीक है, 8 राज्यसभा की या 16 की बात करेंगे, लोकसभा की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा करते हैं, लोक लेखा में। ठीक है, ध्यान में, लोक लेखा में। ठीक है, उस विधायक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले सभी मांगों को संचित निधि प्रभार में शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। विनियोग बोलते हैं। किसके प्रभावकारी, ठीक है, ध्यान में, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लेफ्ट आवश्यक है, रूल ऑफ लेफ्ट, संसद। रूल ऑफ संसद। लेफ्ट संसद। विभागीय संबंधित, ठीक है, संसदीय अस्थायी समितियों की स्थापना है तो लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया, 1989 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताना, सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा किया जाता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। मतलब सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच, ठीक है, ध्यान रखें, किसके द्वारा किया है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 गो। 22। कितने कितने किधर से है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति को किस समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष। और लोक लेखा समिति कैसी समिति है, अस्थायी है या फिर अस्थायी समिति है, सर अस्थायी। अस्थायी है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किससे एवं कौन नियुक्त करता है, लोकसभा के अध्यक्ष ना सर। हाँ बिल्कुल, लोकसभा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा के विपक्षी दल के सदस्यों में से
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लोकसभा का जो विपक्षी दल का जो सदस्य होता है ना, उसी में से नियुक्त करते हैं। ज्यादातर सेंस में लोकसभा का जो विपक्ष का नेता जो होता है उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा एक बार बिल्कुल सर। मीनू मसानी बनी थी। हाँ, मीनू मसानी हम्म। के समय से ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। सबसे पुरानी हम्म। समिति कौन है? लोक लेखा समिति तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला कब गठन किया गया था लोक लेखा समिति? 1921 में किया गठन किया लोक लेखा समिति का कब सर। किया गया था? 1921 में, ठीक है। कब किया गया था? 1921 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कब? 1921 21 में, में। ठीक है। ठीक है, ध्यान में 1921 में, ठीक है। कौन से एक्ट में था? सर एक्ट था 1919 का 19 का 19 एक्ट, का। ठीक है। 1919 का एक्ट था, 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्थायी वित्तीय समितियों में अनुशंसाएं किस प्रकार की होती है? परामर्शी परामर्शी। परामर्शी, ठीक है, ध्यान रखें, परामर्शी होते हैं, ठीक है। किस समिति द्वारा, ठीक है, वे में तकनीकी अनियमितता की जांच तथा विभिन्न लेखा जांच की जाती है, किसके द्वारा? लोक लेखा समिति द्वारा। लोक लेखा समिति द्वारा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ? 1964 में 1964। 1964 में, ठीक है। कहाँ कब हुआ? 1964 में हुआ, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी अनुशंसा पे की गई? कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर। ध्यान रखें, कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पे की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन से? तो कृष्ण 1964। मेनन समिति की अनुशंसा पे की गई थी, ठीक है। जी सर। लेखानुदान का क्या अर्थ होता है? पढ़िए इसको, इंपॉर्टेंट है। लेखानुदान एग्जाम में पूछता है। सर कहता है यदि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ हो तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति हो। बिल्कुल, ठीक है। लेखानुदान का अर्थ होता है यदि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ। अब देखिए, जैसे अभी क्या होगा, अंतरिम बजट हम्म। प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, सरकार अभी हम्म। कितने दिन चलेगी? 4 महीना 5 महीना सरकार चलने वाली है, तो भाई साहब बजट तो पूरा 1 साल का भी रिकॉर्ड आता है ना। जी बजट सर। कितने साल के लिए आएगा? ठीक है, 1 साल के लिए एक आता तो। आता है ना। अब सरकार हाँ। चलानी है 4 महीना, तो भाई साहब 1 साल का पैसा क्यों दे? बीच में पैसा हाँ। निकालना है, उसके लिए भी आ जी सर। सकता है। या फिर मान लीजिए अब फरवरी में बजट को प्रस्तुत करना है, लेकिन फरवरी में बजट नहीं हुआ प्रस्तुत। अब सरकार को तो पैसा पिछले फरवरी में मिला था, इस फरवरी तक तो पैसा खत्म। अब फरवरी में हाँ। बजट किसी कारणवश से नहीं हुआ, कभी बाद में होगा, तो वैसे कंडीशन क्या? लेखा अनुदान का अर्थ होता है यदि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ तो वे करने के लिए सांसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति जो देंगे वो लेखा अनुदान होता है, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यदि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, किसके समय बना था? अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी। लोक लेखा समिति किसका परीक्षण करती है? विनियोजित विनियोजित लेखा की। लेखा की, ठीक है। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष प्रवचन के अंतर्गत आता है? लोकसभा सचिवालय, बहुत लोकसभा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के बिल्कुल, लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान में किसके आता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जब संसद के स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? स्थगन सर लोक लोक महत्व के संसद प्रश्न के पर स्थगन नियमित प्रस्ताव का कार्रवाई। उद्देश्य क्या होता है? लोक महत्व के प्रश्न पर नियमित कार्रवाई स्थगित करना, ठीक है। हम्म, अस्थाई समिति, अस्थाई अस्थाई वित्तीय समिति कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 है, ये अस्थाई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बदलता नहीं है ये। प्राकलन है, हम्म, लोक लेखा है, ठीक है, लोक उपक्रम लोक समिति, ये हमेशा उपकरण। रहेगा, ठीक है। किसी की सरकार हम्म, आएगी, किसी की जाएगी, ये रहेंगे, ठीक है। लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राकलन समिति कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं? केवल लोकसभा के। हाँ, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्राकलन में केवल लोक सेवा, जबकि लोक लेखा प्लस लोक उपक्रम में 15+7 रहेगा, ठीक है, दोनों के दोनों अस्थाई है। अब दोनों में कितना रहेगा? लोक लेखा और लोक उपक्रम समिति में 15+7, 22 जबकि सात प्राकलन में 22 केवल कहाँ से? तो ध्यान लोकसभा रखिए, से। केवल कहाँ से रहेगा? लोकसभा से रहेगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों के समन्वित करने एवं तथ्य 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 संबंधी व्यवस्था का कार्यभार किसे सौंपा जाता है? संसदीय कार्य मंत्रालय को। संसदीय कार्य मंत्री कौन है अभी? संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं प्रहलाद पता। जोशी थे, बदल गए क्या? नहीं पता सर। संसदीय ध्यान कार्य रखें, चेक कीजिए तो संसदीय कार्य मंत्री कौन? संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, बोर्डों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों में, ठीक है, संसद संसद सदस्यों की, ठीक है, नियुक्ति करने के कार्य करता है संसदीय कार्य मंत्रालय। इसका मंत्री आई थिंक प्रहलाद जोशी थे, एक बार चेक कीजिएगा अभी है कि वर्तमान में चेंज हो गया है, जरा एक बार इसे चेक कर ले सभी लोग। आप चलिए, संसद की अस्थायी समितियों में सदस्यों को संसद के दोनों सदनों के किस अनुपात में लिया जाता है?
ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लोकसभा से 2 लेंगे, राज्यसभा से 1 लेंगे, इसीलिए आप देखेंगे प्राकलन को समझ छोड़कर लोक लेखा या फिर मतलब वो जो समिति जो होता है उसमें कितना होता है, 15+7 होता है, नहीं तो 7 के दोगुना अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 15 होगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में लेते हैं। वही है ठीक है, सर, प्रहलाद जोशी। तो आप ही प्रहलाद का जोशी है ना, हाँ। जोशी सही है, बिल्कुल ठीक सही। है, लोकसभा से मतलब 2 लेते हैं और राज्यसभा से मतलब 1 के अनुपात में लेते हैं, मतलब 2:1 के अनुपात में संसद की समिति जो बनता है उसमें अगर लोकसभा राज्यसभा से अगर सदस्यों को शामिल करना था, रेशियो क्या होगा, 2 रेशियो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को किस अस्थायी समिति से संबंध नहीं किया जाता है, ठीक है, तो राज्यसभा के प्राक्कलन सदस्यों को समिति से भाई सर। एस्टीमेट कमेटी या फिर प्राक्कलन समिति में नहीं होते, 30 के 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं, तो क्या बताएंगे, सारे के सारे ही लोकसभा। सारे के सारे ही मतलब कहाँ से होंगे, तो सारे के सारे ही लोकसभा से होंगे। ठीक है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसदीय कार्य संसदीय मंत्रालय के कार्य द्वारा। मंत्रालय द्वारा। संसद के संदर्भ में कौन सी समिति, संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम उपनियम आदि बनाने से संबंधी संविधान द्वारा प्रदत्त है अथवा सदन का प्रत्यायोजित है उनका प्रयोग कार्यपालिका द्वारा, ठीक है, नियमानुसार हो रहा है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत आदि जैसे स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तत्थ समितियों या फिर संसदीय विभागों से संबंधित अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधीनस्थ विधान समिति किसके सदस्य होते हैं, अधीनस्थ विधान समिति में कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, 15 होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे लोकसभा के नियम समिति का पदेन सदस्य कौन होता है, क्या बताएंगे, लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद है कि नहीं है, लोकसभा संवैधानिक उपाध्यक्ष का और अध्यक्ष दोनों का, हाँ दोनों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 93 में सर इसका उल्लेख है ना, 93 में। हाँ बिल्कुल 93। पहले तो बोले थे कि संवैधानिक है, और दिखा। अरे हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, सबको याद कहाँ रहता है। ठीक है, तो लगातार 2 घंटा बोलते हैं। लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति किसके द्वारा गठन किया जाता है, तो संसद के द्वारा। आप देखिए कि संसद के अस्थायी समिति कौन है, तो याद करने का सबसे है। ठीक है, ABC करके याद कर लीजिए। ए में लोक लेखा, बी में प्राकलन और सी में क्या है, सार्वजनिक। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, संसदीय अस्थायी समिति है, 20 समितियां है। ठीक है, हाँ 20 समितियां है। ठीक है, ध्यान, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30। इसमें कितने हैं, 15+7। अरे सर उल्टा लिख दिए, इसमें 15+7, हाँ ठीक है सर, 15+7 सही 22 इसमें भी 15+7। अब जब भी सदस्यों को राज्यसभा से लोकसभा से चुनना होगा तो रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2:1 होगा, मतलब 2 सदस्य को चुनेंगे लोकसभा से तो 1 सदस्य को चुनेंगे राज्यसभा से। ठीक है, ये दोनों के संदर्भ में ही होगा। ठीक है, अब देखिए विभागीय स्थायी समिति की बात करेंगे। ठीक है, विभागीय स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, 24। अब विभागीय स्थायी समिति क्या होता है, मान लीजिए कोई रेल से है, कोई मतलब वित्त से है, कोई मतलब बात करेंगे, कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई मतलब सूचना से है, किसी की से। मान लीजिए सूचना वाला, अगर मान लीजिए कि सूचना वाला BSNL बोलेगा सर हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए, हमको ये टावर लगाना वो टावर लगाना है, तो भाई संसद को अब थोड़ी ना इतना समय है, मतलब उसको अलग से मतलब जांच पड़ताल करेगी, वो विभागीय समिति के पास में भेज देगी, जो कि मतलब IT से संबंधित, वो देखेगी मतलब इसका मांग सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए विभागीय स्थायी समिति बनाई जाती है। ठीक है, जो कि मतलब विभिन्न विभागों के द्वारा जो मांग जो की जाती है उसका मांग जायज है कि नहीं है, गलत है कि सही है, उसको देखने के लिए मतलब क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद जांच समिति होती है। ठीक है, मतलब उसमें याचिका समिति आता है, विशेषाधिकार समिति, तो आचार समिति होता है। आचार समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। महुआ, ठीक है, महुआ क्या नाम है, महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा के ऊपर, ठीक है, उसी के हाँ ठीक, कैश पर क्वेरी में आचार समिति ने ही मतलब जांच किया था। ठीक है, आप देखें परीक्षा एवं नियंत्रण समिति, इसमें सरकारी और शासन, हाँ उसी को बोलते हैं। ठीक है, अधीनस्थ विधान समिति, अनुसूचित जाति में जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति, ये सब के सब परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां होती है। ठीक है, जांच और कंट्रोल करने के काम करती है, संसद की समिति है। ठीक है, सदन के ठीक है दैनंदिन कार्यों से संबंधित समिति,
सलाहकार समिति है, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठन समिति है, विनिमय समिति है, संसद की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। ये इतना डिटेल्स किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ। सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति जो होता है सदन में, मतलब डेली का जो कार्य होता है उसको मतलब जांच पड़ताल करता है, ठीक है। हाजिरी बनाने के काम भी यही समिति करता है, ठीक है। सदन समितियां, फिर सेवा समिति होती है, इसमें क्या होता है, सामान्य प्रयोजन समिति होता है, सदन समिति, पुस्तकालय समिति है। तथा समितियां इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। प्रवर एवं संयुक्त समिति की बात करें तथार्थ में आता है, और किसी विशेष मामलों की जांच समिति की बात करें तथार्थ में आता है। मतलब किसी विशेष मामलों की जांच क्या होगा, तो मान लीजिए रेल दुर्घटना हो गया, ठीक है। रेल दुर्घटना हो गया, अब रेल दुर्घटना में भाई साहब रेल डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रही, क्या सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए दिक्कत होगी, तो मान लीजिए किसी विशेष मामले की समिति संसद में बना रही, चलो अब एक संसदीय बेंच बना देते जो कि जांच करेगी, तो किसी विशिष्ट मामलों की जांच की समिति जो बचेगा तथ्य समितियां के अंतर्गत ही मतलब क्या होता है, आते हैं। लेकिन इतनी कहानी होने के बाद भी प्रश्न कहाँ से आता है, लोक लेखा से, प्राकलन से और सार्वजनिक से, ठीक है। क्या है, वित्तीय समितियां है, ठीक है। और क्या होता है, अस्थाई होता है, क्या होता है, ये सारे के सारे अस्थाई होता है। सदस्यों की संख्या आपने ध्यान में रखने हैं। प्राकलन में 30 होता है, लोक लेखा में 7। सबसे पुराना कौन है, तो लोक लेखा है। सबसे पुराना कौन सा है, लोक लेखा। लोक लेखा। लोक लेखा सबसे पुराना क्यों है, तो ध्यान में रखिएगा। तो लोक लेखा के बाद की बात करें 1919 के एक्ट में थी। कब की, 1919 के एक्ट में थी। और इसका सबसे पहले गठन कब किया गया, तो 1921 में गठन किया गया था, ठीक है। क्या होगा, 1921 में इसका गठन किया गया था। सिंपल सी बात, वैसे वित्तीय मामले जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहभागिता होगी, वो लोक लेखा समिति के पास जांच के लिए ही रखे जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सदस्यों की संख्या देख लेते हैं, ठीक है। प्रवर समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 30। प्रवर समिति में 30। प्रवर समिति में 30 सदस्य। संयुक्त प्रवर समिति में अधिकतम 45। बिल्कुल पता है। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट सामान्यतः कितने दिनों में देनी पड़ती है, 3 माह में। 3 माह में। सर्वप्रथम जांच समिति का गठन कब किया गया था, 1951 में, ठीक है। ध्यान रखें 1951 में, ठीक है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कौन सा घंटा बोलते हैं, प्रश्नोत्तर घंटा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचन शक्तिशाली सदन कौन सा है, कॉमन सदन। कॉमन्स को निम्न सदन कहते हैं। वहां के लोकसभा कॉमन्स कहलाता है। अपर हाउस को वहां पे लॉर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। ब्रिटिश का जो कॉमन्स है हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक है। और अमेरिका में बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बोलते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा, अमेरिका में सीनेट, और ब्रिटेन में बोलते हैं क्या, लॉर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड्स हाउस कहते हैं, ठीक है। विभागीय समिति को गठन की सिफारिश किसने की थी, नियम समिति की थी 1989 में, ठीक है। अब विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे, कितनी है, 24। 24 है। नियम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 + 16, 15 लोकसभा से, 16 मतलब राज्यसभा से, ठीक है। सदन के दोनों सदनों की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं, याचिका समिति में 15 + 10 होता है, ये इंपोर्टेंट है। 25 सदस्य होते हैं याचिका समिति में, लोकसभा से 15, राज्यसभा से मतलब कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए याचिका समिति, यहाँ पे देखेंगे एक संयुक्त समिति का गठन किया गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें गठित संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था, पीसी चाको, नाम इंपोर्टेंट है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में किसका नाम आया था, अर्जुन मुंडा ना, वो तो कोयला वाला में था अर्जुन मुंडा, कोयला वाला में था, सही बात है। स्पेक्ट्रम घोटाला और कोई तमिलनाडु तरफ का है 2G। और कोई आदमी बताइए, किसी को नहीं पता है। ए राजा कृष्णन, ठीक है। ए राजा, टी राजा है, टी राजा की ए राजा है, ठीक है। राजा करके कोई है, ठीक है, मैं देख लीजिएगा, ठीक है। मधुपुरा टी राजा है, टी राजा की ए राजा, ठीक है। ध्यान रखें, मधुपुरा जो था कोयला वाला में आया था, ठीक है। उसके बाद ए राजा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ए राजा की टी राजा जो है 2G स्पेक्ट्रम में था। एक का नाम कॉमनवेल्थ में भी था। संसद सदस्यों को वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत दिया जाता है, ठीक है।
आप देखिए त्रिशंकु, ध्यान में, त्रिशंकु संसद का क्या तात्पर्य है? संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होता, त्रिशंकु, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक सिनारियो होता है, ठीक है। और जो एमपी वगैरह होता है उसको बहुत पैसा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वोट के समय में, ठीक है, एमपी को खरीद कर, एमपी के खरीद को सरकार जो बनाते है उसको क्या बोलते हैं? खरीद शंकु फरोख्त करने को क्या शंकु। कहा जाता है? नहीं, ये पेपर के दिया हुआ शब्द है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नहीं पता सर। जानवर के ट्रेडिंग के नाम पे, एक जानवर का हॉर्स नाम है, फिश ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग। हाँ, उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब भी त्रिशंकु गवर्नमेंट बनने की सिनारियो होती है तो क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बहुते पैसा मिलता है, तो सभी सांसद लोग चाहते रहते हैं ऐसा हो, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? बहुत सुंदर है, किसने पॉल दिया था? एल बल्ली। पॉल पॉल ए बल्बी, पॉल ए ए पल्बी ने, ठीक है। पॉल ए पल्बी ने दिया था। चलो, अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, हिंदी में संक्षेप में बोलेंगे तो कैग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सॉरी, जी सर। शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद दिया गया है? 148। 148, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। आप हमें ये बताएं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, बहुत सुंदर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। संविधान के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है, जो ध्यान पहले रखिए, होगा। 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, कौन संसद की महालेखा के बैठकों में उपस्थित रहता है? कौन संसद के लोक लेखा के बैठकों में उपस्थित रहता है? नियंत्रक ठीक है। महालेखा परीक्षक। देखिए होता क्या है, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जो अपना रिपोर्ट जो तैयार करती है ना, किसे देगी? ये देगी राष्ट्रपति को सर। हाँ, ठीक है, किसे देंगी? प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब उसको लेके क्या करेंगे अपने पास? वो बोलेंगे मैं तो नहीं रख रहा, मैं तो संसद को दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे? ये संसद को दे देंगे, संसद के पटल पे रखवा देंगे, ठीक है। संसद बोलेगा हमसे तो ये नहीं होने वाला, बहुत जटिल काम है, तो संसद फिर किसे दे देगी? किसे दे देगी, ठीक है, कौन सा समिति में? अच्छा। 22 को सदस्य कौन में था, जिसमें 15 को उधर से था? लोक लेखा समिति पर। लोक लेखा को दे देगी। किसे दे देगी? लोक लेखा समिति को दे देगी, क्योंकि दोनों जांच करेगा भाई संसद का। लोक लेखा समिति बोलेगा तो भाई साहब ये तो बनाया किसने? किसने बनाया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने बनाया, हमसे भी नहीं होने वाला। तो फिर ये पूनम मुस्को भवन फिर इसके पास जाएगा, ठीक है। फिर ये जांच करेगी, लेकिन सहयोग कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है। अब फिर ये जांच करके फिर मतलब क्या करेगा? फिर बोलेगा सर पूरा काम ओके होगा, फिर संसद को दे देगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया प्रक्रिया के? फिर से समझा दो। समझ में आ गया समझ सर। गए? जी यस सर। सर। पहले हम्म नियंत्रण महालेखक के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद को देंगे, संसद लोक लेखा समिति को देंगे, और लोक लेखा समिति किसको देंगे सर? संसद को। लोक लेखा समिति फिर संसद को। सं- इससे अच्छा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जांच करके डायरेक्ट इसको दे देता, इतना लफड़ा हाँ, क्यों शुरू करना था, ठीक है। इसीलिए कोशिश बोला करते जाता है कि भाई साहब क्या है, मान लीजिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट बनाया, कैसे बनाया, इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, आईएएस अधिकारी लोग होते हैं, आईआरएस के अधिकारी होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। ये संसद में बेवकूफ लोग भरे होते हैं, इनको समझ में आने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कैग का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होता है? तो लोक लेखा समिति होता है, लेखा समिति होती ठीक है। क्योंकि ये जो जितना भी काट कूट करनी धरनी किया है, ये तो बस नाम का होता है, समझाने का काम क्या होता है? लोक लेखा समिति ही समझाएगा। उसको लोक लेखा समिति को समझाएगा कौन? क्या की समझाएगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षा की समझाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों का निर्धारित किया गया? किसमें है? 149 में। 149 में, ठीक है। किस वर्ष अकाउंटिंग को, किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? 1976 से। 1976 पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कौन सार्वजनिक हुए पे संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक हुए पे संसदीय नियंत्रण का अंग कौन नहीं है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन कौन सा कर्तव्य है, जरा समझिएगा इसको। एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है, छाटने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो इसको जरा समझ लीजिएगा कौन कौन इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, भारत की संचित नीति से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण और उनके समन्वय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना काम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का।
आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले, ठीक है, सभी व्यय की लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी कार्य है। सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि के लेखाओं की लेखांकन परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। सबके सब मतलब क्या होते हैं, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के मतलब क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है। अस्थायी समितियों का गठन कितने समय अंतराल पे किया जाता है, क्या बताएंगे? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है, एक वर्ष पे किया जा पाता है। अब देखिए भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन कौन रहे, ठीक है, सबके संविधान में नहीं याद रखना, बस ध्यान में रखना। बी नरहरि राव की बात करें 48 से लेकर 54 तक सबसे पहले रहे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, एक चंदा। विनोद राय के समय ध्यान में रखिएगा, इनके समय बहुत सारे घोटाला वगैरह कांग्रेस के पकड़ाया था, द पॉपुलर पर्सन, ठीक है। राजीव महर्षि साहब के ध्यान में रखिएगा, चुनाव आयोग में भी रह चुके थे राजीव महर्षि साहब, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का नाम ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में भी है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। इन्होंने ही मतलब ए राजा वाला जो घोटाला 2G स्पेक्ट्रम वगैरह जो था सब इन्होंने ही पकड़ाया था, ठीक है, विनोद राय के समय में, ठीक है। तो सारा नाम याद रखेगा, संवैधानिक पद है इसलिए याद रख सकते हैं। सबसे पहले बी नरहरि राव, दूसरा नंबर पे AK चंदा, ठीक है, वर्तमान में के गिरीश चंद्र मुर्मू। इंपोर्टेंट क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे भी रहे। राजीव महर्षि साहब चुनाव आयोग में रहे। विनोद राय साहब इंपोर्टेंट नाम है क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे घोटालों का उजागर इनके समय में ही किया गया था। चलिए आप चलेंगे, मैंने यहाँ से आपको संघ का कार्यपालिका यहाँ पे आज क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। संघ का कार्यपालिका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे संघ की कार्यपालिका के आखिरी वीडियो था। अब लोगों में चलेंगे चैप्टर नंबर 9 राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न किससे थे, तो संघ के कार्यपालिका से ही थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके किसके बारे में हम लोग संघ के कार्यपालिका में पढ़े,